Yes, students. So today we will revise this topic, new kings and kingdom. ठीक है? So इसमें first of all we have to study कि how new kings, कि नए-नए kings जो थे वो establish हो रहे थे. ठीक है? So 7th century से हमने इस history में बोला था कि हमने 7th to 17th century तक study करना है. ठीक है? तो 7th century में बहुत सारे new kings और new dynasties क्या हो रही थी? Emerge हो रही थी. ठीक है? There were emergence of new kings and new dynasties, जिसमें से हमने एग्जाम्पल्स किया था. दांती दुर्ग का एग्जाम्पल किया था हमने. वो राष्ट्रकूटा. दांती दुर्ग एक क्या था? राष्ट्रकूट फैमिली से बिलोंग करता था. ठीक है. हमने डेक्कन में जो राष्ट्रकूटा थे, ठीक है, उनमें जो उनका चीफ था दांती दुर्ग. पहले वो चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे, फिर उन्होंने बाद में अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? देवर महासामंतास. ठीक है, डिक्लेयर देमसेल्व्स महासामंतास. पहले राष्ट्रकूट. इसमें हमने दांती दुर्ग की बात की थी. ठीक है, कि अर्लियर तो वो चालुक्य के अंडर सामंत थे, लेकिन बाद में उन्होंने पावरफुल बन गए और उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? महासामंता. ये सारे क्या थे उस टाइम पर? सामंत. ठीक है, सामंता से उन्होंने क्या बन गए? वो महासामंतास. ठीक है, तो सामंता से महासामंतास उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया. इसके बाद दांती दुर्ग ने, जैसे वो राष्ट्रकूटा से और ज्यादा पावरफुल हो गए, अपनी किंगडम एस्टैब्लिश कर ली उन्होंने. हिरण्यगर्भा उन्होंने रिचुअल परफॉर्म की. ठीक है, हिरण्यगर्भा रिचुअल के बाद उन्होंने अपने आप को जैसे क्षत्रिय, हिरण्यगर्भा मींस कि अपने रीबर्थ एज क्षत्रिय, तो क्षत्रिय के फॉर्म में रीबर्थ किया. ठीक है, इसी तरह दूसरे भी गुर्जर, प्रतिहारा, ठीक है, इस तरह और भी कई नई डायनेस्टीज जो थी वो एस्टैब्लिश होनी स्टार्ट हुई. ठीक है, कर्नाटक, राजस्थान और भी अलग अलग एरियाज में, जिस तरह ये एक हमने एग्जांपल की, उस तरह और भी कई डायनेस्टीज डेवलप होनी स्टार्ट हुई. ठीक है, तो कई नई डायनेस्टीज की इमर्जेंस हुई. अब इन डायनेस्टीज में जो ये न्यू डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी, ये अपने आप को पावरफुल, क्योंकि पावरफुल बना रही थी. ठीक है, तो पावरफुल बनाने के बाद अपनी, जो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस, कि लोग उनको कैसे एक्सेप्ट करें. ठीक है, ये न्यू अब किंग बने हैं, तो लोग अपने नए किंग को एक्सेप्ट करें, उसके लिए ये क्या कर रहे थे. ठीक है, सो व्हाट दे वर ट्राइंग टू गेन एक्सेप्टेंस, लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए वो क्या कर रहे थे. तो उनके बहुत सारी वर्क कर रहे थे. ठीक है, एक्सेप्टेंस के लिए पहले तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर्ड एज महासामंतास, अपने आप को महासामंतास, महामंडलेश्वरास. ठीक है, इस तरह के टाइटल, अलग अलग टाइटल यूज करने शुरू किए उन्होंने. ठीक है, कई तरह के टाइटल्स यूज करने शुरू किए. महाराजा अधिराज, ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ती, महासामंतास, इस तरह के उन्होंने टाइटल, अलग अलग तरह के टाइटल जो थे अपने नाम के साथ लगाने शुरू किए. और उन्होंने साथ ही साथ ब्राह्मण्स को भी बोला कि ब्राह्मण्स उनके लिए क्या लिखे? प्रहस्तीस. तो प्रहस्तीस क्या थी? प्रहस्तीस दे वर रिटन इन द प्रेज ऑफ किंग. कौन लिखता था? ब्राह्मण्स. ठीक है, सो ब्राह्मण्स यूज्ड टू राइट प्रहस्तीस इन द प्रेज ऑफ किंग्स. अब जरूरी नहीं कि जो भी प्रहस्तीस में लिखा गया था वो ट्रू होता था, बिकॉज किंग ने उनको लिखने के लिए बोला था अपनी प्रेज में. ठीक है, और उसके बदले में किंग उन्हें क्या देता था? किंग वाज आल्सो गिविंग लैंड ग्रांट्स. उनको लैंड ग्रांट्स भी देता था ब्राह्मण्स को. ठीक है, लैंड ग्रांट्स किसको देता था? टू ब्राह्मण. तो ठीक है, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देता था प्रहस्तीस लिखने के लिए. जो भी राजा की विक्टोरियस, उसकी एक्टिविटीज, तो वो सारा रिकॉर्ड किस में लिखा जाता था? प्रहस्तीस में. ठीक है, तो ये लैंड रिकॉर्ड का, जो लैंड ग्रांट्स देता था, वो भी रिकॉर्ड सारा हमें मिलता है, जिसके लिए हमें कुछ कॉपर प्लेट्स के ऊपर, एक सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स है जिसमें सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि किस ब्राह्मण को कितनी लैंड ग्रांट दी गई है. ठीक है, तो वो चीजें भी हमें
मिलती हैं। तो ये और किंग्स क्या करते थे, दे विल आल्सो गेट बिल्ड टेम्पल्स, अलग अलग तरह के टेम्पल्स बनवाते थे, है ना। तो अब ये न्यू किंग्स अलग अलग तरह के काम करते थे फॉर गेनिंग एक्सेप्टेंस, और ये साथ में उनके डिफरेंट वर्क्स भी हो गए, क्या कि राजा अलग अलग तरह के टेम्पल्स बनवाता था, शो देम हाउ पावरफुल दे आर, ठीक है, अपने वेल्थ को शो करने के लिए कि हमारे पास कितना वेल्थ है, उसको शो करने के लिए भी अलग अलग बहुत टेम्पल्स बनवाते थे, जिसमें हम लास्ट में जब चोला एम्पायर के बारे में करेंगे तो उसमें टेम्पल्स के बारे में भी करेंगे, ठीक है, कि कैसे वो कितने सारे टेम्पल्स बनवाते थे शो देयर वेल्थ। और इसी के साथ टेम्पल्स बनवाने के साथ साथ वो क्या करते थे, कलेक्ट द रेवेन्यू ऑल्सो, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, वो टैक्सेस भी उन्होंने कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए, और उसी टैक्स कलेक्शन को वो किसके लिए यूज करते थे, डिफरेंट डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए भी यूज करते थे, ठीक है। तो इस तरह उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, हाँ जी बेटा, ठीक है, क्लियर। तो इसके साथ ही एक तो उन्होंने अलग अलग टाइटल्स यूज किए, प्रहस्ती अपनी लिखवाई, साथ ही साथ वो कई टेम्पल्स बनवा रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब ये उनके वर्क्स भी हो गए, है ना, कि राजा काम क्या कर रहे थे, और साथ ही साथ डिफरेंट वारफेयर में भी इन्वॉल्व थे। वॉरफेयर मतलब आपस में बैटल, दूसरे किंग्स के साथ बैटल, उसमें भी इन्वॉल्व थे वो, ठीक है। अब इसमें वॉरफेयर किसके लिए होता था, वेल्थ के लिए, ठीक है, अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि वही वेल्थ वो यूज करेंगे अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए, आर्मी भी उसी से मेंटेन करेंगे, और साथ ही साथ जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है वो भी किससे लेंगे, इसी रेवेन्यू कलेक्शन, और साथ साथ में जो लड़ाई कर रहे हैं तो दूसरे एरिया से जो वेल्थ इकट्ठा करेंगे। इसमें हमने कई एग्जाम्पल किए थे, ठीक है, इसमें वेल्थ में जो कई तरह के एग्जाम्पल्स थे, so they were also indulging in warfare for wealth, ठीक है। अब वो वॉरफेयर के लिए इसमें हमने एग्जाम्पल किए थे, जैसे कन्नौज की सिटी के लिए अलग अलग वॉरफेयर हो रहे थे, ठीक है, जैसे हमने इसमें एक ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल की बात की, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल किसमें था, यस, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल किसमें था, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन द थ्री पार्टीज, कौन सी थ्री पार्टीज थी, विच थ्री पार्टीज वर देयर, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी, ठीक है, ये तीन डायनेस्टीज के बीच में क्या था, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। क्यों स्ट्रगल हो रहा था, फॉर कन्नौज, क्योंकि कन्नौज बहुत वेल्दी एरिया था, फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी वहां काफी अच्छी फसल होती थी, अच्छी मार्केट्स भी थी वहां पे, ठीक है। तो कन्नौज के लिए ये तीनों डायनेस्टीज में आपस में स्ट्रगल होता था। तो ये था, एक तो हमने वॉरफेयर फॉर वेल्थ, कि वेल्थ के लिए किस तरह की लड़ाइयां होती थी, इसमें हमने ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल किया। एक हमने बात की थी महमूद गजनी के अटैक की, ठीक है, महमूद गजनी के अटैक की, और फिर एक बात की थी हमने मोहम्मद गौरी के अटैक की, ठीक है, मोहम्मद गौरी के अटैक की। तो इन सब ने क्या किया था, अटैक किया था फॉर वॉरफेयर फॉर वेल्थ। मोहम्मद जैसे गौरी ने काफी टाइम 17 टाइम्स अटैक किया, उसने भी 997 से 1030, ठीक है। तो कई एरियाज में उसने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, वहां से वेल्थ कलेक्ट किया, और वही वेल्थ वो कलेक्ट करके अपने एरियाज पे भी, कहां से आया था वो, गजनी से, ठीक है। और उसके बाद मतलब वहां गजनी ए सिटी का भी नाम है, और ये भी महमूद गजनी, ठीक है, सिटी का भी नाम है। तो इसके बाद अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी के साथ, यस, मोहम्मद गौरी के साथ जो हुई, ये हुई पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी लड़ाई, ठीक है। मोहम्मद जो गजनी था, ये गजनी एरिया से ही आया था, इसका नाम भी गजनी था, ठीक है। तो इसने भी बहुत सारी यहाँ से वेल्थ जो था लड़ाई करके वेल्थ लूटा और कंट्रोल किया हमारे एरियाज पे। मोहम्मद गौरी, इसकी भी जैसे चौहान रूलर्स जो थे, चौहान पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी लड़ाई 2 बार लड़ाई हुई। फर्स्ट लड़ाई में तो ये खुद हार गया, लेकिन सेकंड लड़ाई में इसने चौहान को डिफीट करके ही एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर हिज एरिया, ठीक है, उसके एरिया पे कंट्रोल कर लिया।
तो इस तरह ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है कि उन्होंने अपना जो किसके लिए लड़ाइयां हो रही थी, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, और वेल्थ किसके लिए वो खर्च करते थे, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। वेल्थ उनको किसके लिए चाहिए होता था, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे एग्रीकल्चर की उन्होंने देखरेख करनी है, अपने एरियाज में डेवलपमेंटल वर्क्स करना है, अपने एरिया को फाइटिंग के लिए और ज्यादा लड़ाइयां करने के लिए भी उनको वेल्थ ही चाहिए। ठीक है, सो दे वर नीडेड वेल्थ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसके बाद एक हम और बात करेंगे न्यू किंग्स और किंगडम्स के बारे में, कि कई नए किंग्स एमर्ज हो रहे थे, डिफरेंट वर्क्स कर रहे थे, वो प्रहस्तीज लिखवा रहे थे वो अपनी। ठीक है, एंड देन वी विल टॉक डिटेल इन अबाउट चोलास एम्पायर। ठीक है, तो चोला एम्पायर जो था ये भी उस टाइम में काफी फ्लोरिश हुआ। ठीक है, तो चोला एम्पायर में अब चोला एम्पायर में भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे नए किंग्स, पहले राजा राजा वन, ठीक है, फिर राजेंद्र वन, तो कई यहाँ पे भी जो किंग्स थे उन्होंने यहाँ पे रूल किया चोला एम्पायर में और अपनी किंगडम को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने भी अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन किया। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कई तरह के टेम्पल्स बनवाए, बहुत ही इसमें काफी सारे टेम्पल्स जो थे, जैसे हमने बात की कि किंग्स टेम्पल्स बनवाते थे, तो इस चोला एम्पायर में उन्होंने टेम्पल्स बहुत सारे बनवाए। और ये टेम्पल्स जैसे इसमें बात की गई है थंजावेर और गंगाईकोंडा चोलापुरम में उन्होंने टेम्पल बनवाए, राजा राजा और राजेंद्र ने। ठीक है, और ये टेम्पल जो थे ये बहुत ही ज्यादा अपने स्कल्पचर के लिए और अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस थे। अब ये टेम्पल सिर्फ हम कह सकते कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे। ठीक है, देवर एक प्लेस ऑफ वर्शिप तो था ही, वर्शिप तो यहाँ पे होती ही थी, लेकिन सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं था, बल्कि वो क्या थे, अ न्यूक्लियस ऑफ मेनी टाइप ऑफ हब ऑफ एक्टिविटीज। हम कह सकते हैं कि हब ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी, उन सबका क्या था, ये हब था। These temples they were not only place of worship। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वर्शिप नहीं होती थी बल्कि काफी सारी एक्टिविटीज होती थी। अब इसी तरह की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती थी, जैसे यहाँ पे जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट मिलती थी, वो लैंड ग्रांट भी इन्हीं टेम्पल्स के अराउंडेड, इन्हीं टेम्पल्स के अराउंड ही वो लैंड जो थी, अराउंड वाली टेम्पल्स वही इनकी सेटलमेंट्स होती थी। वहां पे एग्रीकल्चर की जाती थी और उस एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस मिलता था, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो भी इन टेम्पल्स के साथ ही होती थी। और उस एग्रीकल्चर लैंड से जो भी प्रोड्यूस होता था वो यहाँ टेम्पल में काम करने वाले जो डिफरेंट आर्टिजन्स हैं उन सबको वो लैंड प्रोड्यूस जो था वो दिया जाता था। जो वहां पे स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, प्रीस्ट हैं, कुक्स हैं, स्वीपर हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर्स हैं, जो भी सारे पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इन टेम्पल्स के साथ, उन सब को वहां एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर लैंड दैट इज अराउंड नियर द टेम्पल, जो टेम्पल के सराउंडेड लैंड थी, कई लैंड तो ब्राह्मण्स को भी मिली हुई थी। ठीक है, सो ब्राह्मण्स को राजा ने लैंड दी थी। तो ऑल दीज टेम्पल्स दे वर सराउंडेड बाय लैंड गिवन बाय द रूलर्स आल्सो। तो उसी लैंड में तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको जा रहा था, डिफरेंट स्पेशलिस्ट। अब वो स्पेशलिस्ट में काफी सारे स्पेशलिस्ट आ गए, ठीक है, जो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, अलग अलग वर्क कर रहे हैं। तो इट मींस टेम्पल्स में सिर्फ वर्शिप नहीं हो रही बल्कि हब ऑफ सारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो सारी एक्टिविटीज का क्या था, ये हब था, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी। ठीक है, अब इन एक्टिविटीज में सारे लोग वहां पे ही सेटलमेंट्स अपनी बना के वहीं पे रह रहे थे और एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस भी उनको हिस्सा दिया जाता था। और चोला एम्पायर में जो डिफरेंट, जहां पे हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी जो डिफरेंट हम कह सकते हैं इकाइयां, कैसे उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को आगे एस्टैब्लिश किया हुआ था। तो पहले हम कह सकते हैं कि स्मॉल जो उनकी सेटलमेंट थी, जैसे एक विलेज की प्रॉपर स्मॉल सेटलमेंट है उसको उर कहा जाता था। ठीक है, और जो उससे बड़ी सेटलमेंट थी तो नाडू, ठीक है, नाडू, उसके नीचे जैसे स्मॉल सेटलमेंट उर हो गई और उसके ऊपर सेटलमेंट नाडू। ठीक है, तो इनको कहा जाता था उसके ऊपर। अब ये जो पीजेंट्स होते थे
जो नाडू में सारी सुपरविजन होती थी, चोला एम्पायर्स खुद देखते थे, वहां मुवेंदा वेलान, ये भी वहां पे जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे, तो ये भी इनको इन सारी एक्टिविटीज को कंसिडर करते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट हम कह सकते हैं यूनिट, जैसे अभी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है, तो वैसे ये नाडू और उर मतलब विलेज, और नाडू मीन्स जैसे कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो वो उसमें इकाई जो थी, मतलब सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव विलेज काउंसिल। अब इस नाडू में जो लार्ज यूनिट्स हम हो सकती हैं, एक स्मॉल इकाई होगी, जैसे ग्रुप ऑफ पीजेंट्स जहाँ पे रह रहे हैं वो उर हो गई। ठीक है, जो लार्जर यूनिट्स हो गई जिसमें विलेज काउंसिल भी होती थी, कमेटीज भी होती थी, तो वो नाडू हो गया। और वहां पे कई तरह के उनको पावर्स भी मिली हुई थी, कमेटी सभा वो भी बनाई जाती थी। ठीक है, फिर आपकी इस बुक में एक क्वेश्चन है कि कौन उस सभा का मेंबर बन सकता था। ठीक है, इसमें कई सभा कमेटीज भी होती थी, सभा या कमेटीज वो भी यहाँ पे बनाई जाती थी। अब इस कमेटी या सभा का मेंबर बनने के लिए डिफरेंट क्या थी, क्वालिफिकेशंस। ठीक है, कई क्वालिफिकेशंस जो थी वो करनी पड़ती थी। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सभा या कमेटीज बनाई जाती थी जो कि अलग अलग काम को देखती थी। ठीक है, अब कौन इस कमेटी का मेंबर बन सकता था, सारी क्वालिफिकेशंस, हाँ जी, एनी क्वालिफिकेशन, कौन कौन बन सकता था इस कमेटी का मेंबर, जो कि इनको अलग अलग काम है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए इन्होंने काम करने। हाँ जी, एक तो उनको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास अपनी लैंड होनी चाहिए। ठीक है, उनकी एज 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिफिकेशन थी जो कि कमेटी या सभा के मेंबर्स को इसमें आपने 4-5 कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमने बात की कि चोला एम्पायर में एग्रीकल्चर के लिए काफी वर्क किया गया, उसकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर, एक तो उन्होंने टेम्पल्स बनवाए बहुत अच्छे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सभा कमेटीज बनाई, फिर उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन की तरफ भी काफी ध्यान दिया, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन की तरफ भी उन्होंने काफी ध्यान दिया। सो व्हाट दे डिड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें की, इरिगेशन के लिए एक तो कावेरी रिवर का वाटर उनके पास अवेलेबल ही था, वहां पे कई कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड किए गए। ठीक है, वेल्स बनाए गए, वेल्स वर डग, टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, कई टैंक्स वहां पे बनाए गए, एम्बैक्समेंट्स रिवर्स के ऊपर वो बनाई गई। ठीक है, मतलब बहुत सारे इरिगेशन के न्यू मेथड्स जो थे वो इवॉल्व किए गए। क्लियर, तो ये इसमें मेन टॉपिक्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब इरिगेशन में डिफरेंट मेथड्स आपने कर लेने हैं कि क्या क्या उन्होंने डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए थे फॉर इरिगेशन के लिए। क्लियर, एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक? क्लियर, तो इसमें पहले हमने बात की एमर्जेंस की डायनेस्टीज की, जिसमें हमने दांती दुर्ग की बात की कि हाउ दांती दुर्ग और राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल। ठीक है, देन व्हाट डिड दे डन टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पीपल, उन्होंने लोगों से एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या किया। देन एग्जांपल्स ऑफ वारफेयर फॉर वेल्थ, कि व्हाई किंग्स वर इन्वॉल्वड इन वॉर, वॉर में क्यों इन्वॉल्व थे। और फिर डिफरेंट जैसे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल किसके बीच में, वो भी फॉर वेल्थ था, कनौज के लिए था। महमूद गजनी ने भी अटैक किया 17 टाइम्स। ठीक है, कई बार अटैक किया, और जो भी वेल्थ था वो अपने गजनी एरिया में कई एरियाज पे कंट्रोल भी किया, और कई जो वेल्थ था वो कलेक्ट करके अपने गजनी एरिया में भी लेके गया। महमूद गौरी का भी चौहान के साथ इसका, ठीक है, जो चौहान थे, तो चौहान को हरा के इसने यहाँ पे भी कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो इसके साथ यस, तो इसके अलावा यस, एनी अदर डाउट फ्रॉम दिस? अब जैसे चौहान के पास जो एरियाज थे इनके अंडर में, वो थे दिल्ली और अजमेर। ठीक है, ये चौहान के अंडर एरियाज थे, तो इन एरियाज पे भी कंट्रोल कर लिया।
Okay, so now tell me, what were the parties that were involved in this tripartite struggle? Which parties they were involved? मतलब ट्री का मतलब तो 3 parties हो गई ना, तो which parties were involved in tripartite struggle? Yes, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, ये हमने जैसे राष्ट्रकूटास की बात की, और एक पाला डायनेस्टी। ठीक है, तो ये 3 डायनेस्टीज थी। हाँ जी दृष्टि। मैम सेम आंसर। हाँ यस बेटा। मैम गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी। Yes, these dynasties were involved. And what were the qualification needed to become a member of the sabha? तो इसके लिए क्वालिफिकेशन वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट क्वालिफिकेशन वाज नेसेसरी। हाँ जी बेटा। ठीक है, एक आस्क में कि they must have their own land, they must be between 35 to 70 years of age, they must have the knowledge of Vedas, ठीक है, and then they should be owner of land from where revenue is collected, जो land उनके पास है वहां से revenue collect हो रहा हो अपना, they should have their own homes, ठीक है, और उसके बाद कि दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसकी भी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, यस संगतदीप। यस मैम। हाँ जी बेटा। यस बेटा, सेम आंसर। मैम which question? You have raised your hand now, so that question that I have asked. हाँ जी मैम क्वेश्चन कौन सा? Qualifications to become the member of sabha or committee. Ma'am, they should have the knowledge of Vedas. They should have their own names. They should be between 35 and 2 years of age. All those wish to become members of Sabha should be owners of the land from which revenue is collected. ठीक है, so now what were the cities under the control of Chamans? Chamans mean Chauhans, Delhi and Ajmer. ठीक है, and how did Rashtrakutas became powerful? ठीक है, अब इसमें ये हमने राष्ट्रकूटास की बात की थी, तो these Rashtrakuta they became powerful and they declared themselves Mahasamantas. So how they become powerful? हाँ जी बेटा। तो ये पॉइंट्स हम लिखेंगे एक्सेप्टेंस के, कि व्हाट डिड दे डन टू गेन एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब हम लिखेंगे कि हाउ डिड दे बिकेम पावरफुल, तो इसमें हम लिखेंगे कि अर्लियर दे वर सुबॉर्डिनेट टू चालुक्यास, चालुक्यास के सुबॉर्डिनेट थे पहले। ठीक है, देन दे बिकेम पावरफुल एंड दे ओवरथ्रू चालुक्यास। पहले वो चालुक्यास के अंडर थे, लेकिन लेटर ऑन दे ओवरथ्रू द चालुक्यास ओवरलॉर्ड। उनको ओवरथ्रू करके फिर वो क्या बन गए, खुद वो वहां के रूलर्स बन गए। उसके बाद उन्होंने रिचुअल परफॉर्म की हिरण्यगर्भा की। ठीक है, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट रिचुअल दे बिकेम द क्षत्रियास। ठीक है, देन दे कंसिडर्ड कि आफ्टर दिस परफॉर्मिंग दिस रिचुअल वी हैव बिकम नाउ क्षत्रियास, सो नाउ दिस वे दे बिकेम डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज पावरफुल। ठीक है, तो इस तरह वो पावरफुल, ये हम इस चीजें इसमें बताएंगे। क्लियर बेटा, कि पहले वो पावरफुल नहीं थे, पहले वो चालुक्यास के अंडर थे, उनके सामंत थे, उनके सबॉर्डिनेट थे, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे उन्होंने उनको ओवरथ्रो कर दिया और खुद वो रूलर्स बन गए इन कर्नाटका। ठीक है, क्लियर बेटा। ओके, सो अब ये कि व्हाट डिड न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेड, न्यू डायनेस्टीज ने एक्सेप्टेंस के लिए क्या किया। अब हमारे ये पॉइंट्स आएंगे कि दे यूज टाइटल्स महाराजाधिराज, ठीक है, महामंडलेश्वरा, महासमंतास। ठीक है, तो ये सारे टाइटल्स उन्होंने यूज किए। और जैसे कि टाइटल्स इन्होंने यूज किया था या त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरह के, तो ये टाइटल्स यूज किए। फिर उन्होंने प्रहस्तिस लिखवाई। तो ये पॉइंट्स हम इसमें बताएंगे। ठीक है, और बाय बिल्डिंग टेम्पल्स ऑल्सो,
बट टेम्पल्स बनवा के भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि नाउ आवर डायनेस्टी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, सो वी हैव बिकम पावरफुल नाउ, ठीक है, सो दिस इज आवर न्यू किंगडम। तो इस तरह उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस के लिए ये सारे वर्क किए। उसके बाद इरिगेशन वर्क्स, हाउ इट डेवलप्ड इन तमिलनाडु, हाउ इरिगेशन, अब ये चोला एम्पायर कौन से रीजन में था, इन तमिलनाडु रीजन में, ठीक है, तो हाउ इरिगेशन वर्क्स दे डेवलप्ड इन तमिलनाडु। यस एनी अदर बेटा? हाँ जी, yes, ठीक है, तो various canals, river of Kaveri water, it was flows in Tamil Nadu, so many canals were built, ठीक है, very many wells were dug, embankments were also made on river, and huge tanks were also constructed to collect rain water, ठीक है, तो ये सारे points आप इसमें लिख सकते हो। Okay, so now the next activities associated with Chola temples, कि ये जो चोला टेम्पल्स थे इनके साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज जो थी वो एसोसिएटेड थी। वर्शिप तो वहां पे हो ही रही थी, उसके एक्स्ट्रा जो कौन कौन सी एक्टिविटीज थी। हाँ जी बेटा। यस, एग्रीकल्चर, वहां पे हम कह सकते हैं कि मैनी लैंड वाज सराउंडेड, टेम्पल्स वर सराउंडेड बाय द लैंड गिवन बाय द रूलर्स, ठीक है, so their agriculture was being done and that agriculture produce was used by many people who were involved in temple। अब टेम्पल में कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व है, कई तरह के स्पेशलिस्ट है, प्रीस्ट है, गार्लैंड मेकर है, कुक है, म्यूजिशियन है, डांसर, जो सारे आर्टिजन्स हैं जो स्कल्पचर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो सारे पर्सन किससे रिलेटेड है, टेम्पल से। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनको भी जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर सारी एक्टिविटीज हो रही है वहां पे, ठीक है, म्यूजिक की भी, प्रीस्ट की भी, आर्टिजन्स की भी, डांस की भी, सारी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर की भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी सारी, तो ये सारा क्या है, हब बन गया था सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज का, ठीक है। ओके बेटा, सो नाउ रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू बेटा।